स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की प्रमुख खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लॉन्च की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 10-10 हजार रुपए। पीएम ने कहा, पिछली सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। लालू यादव के परिवार में फूट। बेटे तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल के नाम से बनाई नई पार्टी। पोस्टर से गायब हैं लालू, राबड़ी और तेजस्वी। सेवा मुक्त हुआ 60 साल तक दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला मिग-21 फाइटर जेट। रक्षा मंत्री और सीडीएस की मौजूदगी में दी गई अंतिम विदाई। एक नाबालिग लड़की की शादी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। पर्सनल लॉ और आपराधिक कानूनों से जुड़े विरोधाभास दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता की जरूरत। और प्रतिबंधों का पालन करते हुए लेह में हालात शांतिपूर्ण। उपराज्यपाल ने कहा, हिंसा के पीछे थी बहुत बड़ी साजिश, जांच जारी। और आइए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा और बाद के चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी संभावना है। इस सहायता राशि का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकती हैं। इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई और अन्य लघु स्तरीय उद्यम शामिल हैं। मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी के जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदर्शनी के जरिए आने वाली पीढ़ी को उस समय के खौफ का पता चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जंगल राज के समय सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को सहना पड़ता था। डबल इंजन की सरकार आने के बाद आप तो देखते हैं बिहार में सड़कें बनने लगी। हम आज भी बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इससे बिहार की महिलाओं को बहुत सुविधा होनी शुरू हुई है। माता बहनों, इन दिनों बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है
और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं, और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हाल थे, और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था, नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था, और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस का परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैम ट्रिनिटी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले के समय में जो पैसे बिचौलिए खा जाते थे वो आपके साथ अन्याय होता था, लेकिन अब एक पैसा भी बिचौलिए नहीं खा सकते हैं। तो 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे, 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। खबरों में बढ़ते हैं आगे। लालू प्रसाद के परिवार को जिस बात का डर था वही हुआ। परिवार में पड़ी फूट अब खुलकर सामने आ गई है। तेज प्रताप यादव इस साल होने वाले बिहार चुनाव में अपनों को ही चुनावी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के चुनाव चिन्ह का ऐलान किया। पार्टी के नए पोस्टर में सिर्फ तेज प्रताप ही दिखाई दे रहे हैं। लालू राबड़ी या भाई तेजस्वी किसी भी पोस्टर में जगह नहीं दी गई है। उनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, जिस पर तेज प्रताप बिहार के विकास की नई इबारत लिखने का वादा जनता से करते हुए दिखेंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पटना स्थित प्रदेश कार्यालय से पार्टी के दर्जनों एलईडी प्रचार वाहनों को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के माध्यम से पार्टी की योजनाएं और उपलब्धियां गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि जनता तक विकास की बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं को पहुंचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 243 विधानसभा में इस तरह का प्रचार रथ जाकर के और जो
हमारे मतदाता हैं, जो जनता है, बिहार सरकार ने, एनडीए सरकार ने जो काम किया है, हम इस प्रचार रथ के माध्यम से, एलईडी रथ के माध्यम से घर घर तक बताएंगे। बदलते बिहार की एक शानदार छवि उभर कर सामने आ रही है समाजवादियों की धरती मधेपुरा में। यहाँ लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना में देश के सबसे शक्तिशाली रेल इंजनों का निर्माण हो रहा है। भारतीय रेल के जाबाज इंजीनियर्स के द्वारा बनाया जा रहा ये इंजन मेक इन इंडिया का बेजोड़ नमूना है। तो आइए आपको दिखाते हैं बदलते और विकसित बिहार की ये सुनहरी तस्वीर। कभी बिहार को लोग चरमराई हुई विधि व्यवस्था और टूटी हुई सड़कों के लिए जानते थे। कोसी नदी जब प्रलय मचाती थी तो यह इलाके भयानक बाढ़ की चपेट में आकर जलमग्न हो जाया करते थे। आज वही बिहार देश का सबसे सुपर पावर लोकोमोटिव इंजन तैयार कर रहा है। ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। उसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं हम हिंदुस्तान से ही कलेक्ट करके यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। जो वर्कफोर्स है, हमारे ऑपरेटर्स हैं जो इस इंजन में अपना हाथ योगदान करके जो इस इंजन को तैयार कर रहे हैं, वो सब आसपास के लोकलाइट है। देश भर में मधेपुरा एकमात्र ऐसा कारखाना है जिसमें वोकल फॉर लोकल की झलक भी बखूबी देखी जा रही है। महिला इंजीनियर्स भी इस लोकोमोटिव को तैयार करने में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने बीटेक भी पूरा यहीं से कंप्लीट किया है, बिहार से ही, अच्छी सीजीपीए से। एमटेक भी एनआईटी पटना से किया और प्लेसमेंट भी यहीं पे हुई। और यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है, अगर लोग अवसर ढूंढे तो उन्हें ज़रूर मिलेंगे। फैक्ट्री में बहुत सारे लोकल लोगों को रोजगार दिया गया है, जिसमें से हम भी एक हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोकल वालों के लिए। जो हमारे गांव में इस तरह की लोकोमोटिव जो वेग 12 है मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव बनाई जा रही है। ये बहुत गौरव की बात है हमारे मधेपुरा के लिए भी। पिछले 6 वर्षों में इस रेल कारखाने से रिकॉर्ड 500 से ज्यादा लोकोमोटिव इंजन बनाए जा चुके हैं, जो डबल डेकर मालगाड़ी में बखूबी प्रयोग किया जा रहा है। 300 से ज्यादा कर्मचारी वाले मधेपुरा लोकोमोटिव इंजन कारखाने में बड़ी तादाद में बिहार के युवाओं को रोजगार का अवसर मिला है। कभी बिहार को कैश क्राइम और कास्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वही बिहार देश का सबसे शक्तिशाली रेलवे लोकोमोटिव इंजन तैयार कर रहा है। और मधेपुरा से यह इंजन रेल की पटरियों से चलकर देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच भी रही है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ मधेपुरा बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। समाचार में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन: डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन। डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 63 साल तक दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला मिग-21 फाइटर जेट आज सेवा मुक्त हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के मिग-21 लड़ाकू विमान बेड़े के सेवा मुक्त होने के समारोह में शामिल हुए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीओएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सीएनएस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी समारोह में मौजूद रहे। मिग-21 विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। आज जब हम मिग-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में
बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में टिप्पणी की है कि पर्सनल लॉ और आपराधिक कानूनों में विरोधाभास को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता समय की जरूरत है। जस्टिस अरुण मोगा के सिंगल जज बेंच ने कहा कि इस्लामी कानून के तहत प्यूबर्टी की उम्र तक पहुंच चुकी नाबालिग लड़की इस्लामिक कानून के तहत शादी कर सकती है, लेकिन भारतीय आपराधिक कानून पति को BNS और पॉक्सो के तहत अपराधी बनाता है। इससे एक गंभीर दुविधा पैदा होती है। सवाल है कि क्या किसी को लंबे समय से चले आ रहे पर्सनल कानूनों का पालन करने के लिए अपराधी बनाया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अब समय है कि समान नागरिक संहिता यानी UCC की ओर कदम बढ़ाया जाए, ताकि एक ऐसा ढांचा सुनिश्चित किया जा सके जहां पर्सनल लॉ या प्रथाएं कानूनों पर हावी ना हो। मामले में एक नाबालिग लड़की की शादी को उसके सौतेले पिता ने चुनौती दी थी। हालांकि कोर्ट ने पिता की याचिका को खारिज कर दिया। IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नेटफ्लिक्स पर शो को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। वानखेड़े की ओर से याचिका में संशोधन के साथ फिर से कोर्ट का रुख करने की इजाजत मांगी गई। हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। दरअसल समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में शाहरुख और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स से 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की थी। वानखेड़े का आरोप है कि इस सीरीज में नशीले पदार्थों की जांच एजेंसियों को भ्रामक और नकारात्मक ढंग से पेश किया गया है और उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास भी किया गया है। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक पद पर रहते हुए समीर वानखेड़े ने आर्यन खान और कई अन्य फिल्मी हस्तियों के खिलाफ जांच की थी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। लेह में हुई हिंसा को लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लद्दाख क्षेत्र और यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि जो हुआ उससे पीछे बहुत बड़ी साजिश थी जिसकी जांच की जा रही है। लद्दाख में जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमने परसों के दिन जब यहाँ पर प्रदर्शन था या बंद की काल थी तो हमने सिर्फ यही कहा था, हमने अपने साथियों को ये जो पुलिस वाले हैं उनको लाठियां देके भेजा था। कोई इस प्रकार का माहौल नहीं था, लेकिन वहां धरने पर जाकर के उसके बाद उठना और बाद में जाकर के एकदम से जगह जगह पर आग लगाना, और ये भी था कि वो बहुत से ऐसे लोग ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई उन्होंने किया था जिस पर कि अभी ये काम होने वाला था। इसलिए एहतियातन बड़ा जरूरी था कि इस प्रकार के जो मॉब को हम रोकते, क्योंकि इस मॉब के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। जो बहुत से लोग बाहर से भी थे जो हमारे ध्यान में चीजें आई हैं। तो हम नहीं चाहते कि लद्दाख जो एक शांति वाला क्षेत्र है उसको इस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जाए। कुछ लोगों ने CRPF और पुलिस की गाड़ियों को जलाने का जो प्रयास किया है उसमें अभी हमारे पुलिस के जवान भी बैठे थे। तो ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सब कुछ किया गया। BSNL ने स्वदेशी की तरफ बड़ा कदम उठाते हुए 4G स्टिक स्वदेशी बनाया है, जिसे 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। 3 भारतीय कंपनियों के सहयोग से ये स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की गई है। भारत के टेलीकॉम सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बेहद अहम कदम है। इसके लिए 37,000 करोड़ रुपए की लागत के 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावर्स का उद्घाटन किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा से इसे लॉन्च करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश का कोई भी कोना नेटवर्क के कवरेज से अछूता नहीं रहेगा। BSNL's 4G stack, which will be rolled out tomorrow across close to 98,000 sites across the country. Our 4G towers and BTSs are already serving 22 million customers. It's fully software driven, the network, it's cloud based, future ready designed,
and most importantly, it will upgrade seamlessly to 5G. वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। इस मेगा इवेंट में 23 देशों और देश भर से कई राज्य हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के आयोजन का मकसद खाद्य प्रसंस्करण में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसी के साथ घरेलू बाजार को ज्यादा से ज्यादा वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना है। क्या कुछ खास है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है और इस वर्ष ये आयोजन इसलिए खास है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत अपनी बड़ी पहचान बना रहा है। अमूल जैसी दुग्ध उत्पादन संस्थाएं अब रेडी टू ईट पराठा और रोटी के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। ऑर्गेनिक आटा और दाल की भी शुरुआत कर अमूल वैश्विक बाजार में बड़ी पहचान बनाने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन रहा है कि भारत की कोई ना कोई फूड आइटम विश्व के हर एक डाइनिंग टेबल पे होनी चाहिए। तो दूध के साथ हम बात करें तो हमने यूएस में दूध लॉन्च किया, अभी यूरोप में भी दूध लॉन्च किया और विश्व की सबसे मजबूत फूड और डेयरी ब्रांड आज अमूल को माना जाता है। तो दूध के साथ हमने फूड के क्षेत्र में भी काम किया है। भारत में भी ऑर्गेनिक फूड आइटम्स हमने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, लॉन्च किए, जिसका काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला है। ब्रिटेनिया जैसी बड़ी कंपनियां जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जानी जाती है, वो अब मेक इन इंडिया के तहत मोटा अनाज से भी बेकरी उत्पाद बना रही हैं, जिससे देश दुनिया में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न था कि नो पाम ऑयल होना चाहिए, मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और उनके एक विज़न है कि जो भारत का अनाज है या भारत के जो फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में हर किसी के डाइनिंग टेबल पे जाना चाहिए। तो उस दिशा में हमने भी प्रयास किया। हमने अभी एक ये बिस्किट लॉन्च किया, जिस बिस्किट में हमने नो पाम ऑयल 0% मतलब एकदम नहीं यूज़ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले देश की जनता से आह्वान किया था कि लोग अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों को खानपान में 10% तक कम करें। खाद्य तेल कंपनियां भी अब सेहत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने हमारी तेल में डाली हुई है, जिससे समझिए 20% तक तेल कम अब्जॉर्ब होता है खाने के। इसमें हमने बाकी भी काफ़ी कुछ इनोवेशंस करे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने गुरुवार को किया था और यह आयोजन 28 सितंबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा, जिससे देश विदेश के एग्जीबिटर्स प्रसंस्करण के क्षेत्र में जानकारी हासिल कर सकेंगे। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।